हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 4 के नोट्स को बताऊंगा और मैं आप सभी को चैप्टर 4 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का हर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं चैप्टर 4। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। ये हमारा चैप्टर का नाम है और आज हम इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखिए, हमें द्विघात समीकरण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। जैसे कि पहला है हमारा, देखिए, चर। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चर क्या होता है। तो देखते हैं चर क्या होता है। देखिए, जिसमें ABCD का गुणांक होता है उसे हम चर कहते हैं। कहने का मतलब है जिसके साथ ABCD का अक्षर के से गुणांक होता है उसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3, हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया x से, तो ये क्या हो गया, 3x हो गया ना। तो जो अभी हमारा है ना, तो इसे हम कहते हैं चर। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए 7x या फिर 8y, उसी प्रकार 9y, इस समय देखिए आपको यहाँ पे x का गुणांक है, यहाँ पे y का गुणांक है और यहाँ पे y का गुणांक है। फिर हम देखेंगे, मान लीजिए 4a, तो यहाँ पे आपने देखा a का गुणांक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसमें ABCD का गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो ये हमारा पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरा हमारे पास है वो है अचर। अचर मतलब देखिए, जिसमें ABCD का गुणांक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। देखिए, इसमें था कि ABCD का गुणांक होता है और इसमें क्या होता है कि ABCD का गुणांक नहीं होता है। जैसे देखेंगे, मान लीजिए कि जैसे सिंपल से ये 3, इसमें ABCD का कोई भी गुणांक नहीं है, इसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये मान लीजिए 2 हो गया, फिर इसी प्रकार 7 हो गया, 9 हो गया, जितने भी संख्याएं होती हैं वे सारे ले सकते हैं, शर्तें हैं कि उसमें ABCD का गुणांक नहीं होना चाहिए इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही सारे चलते जाएंगे। अब ये 2 पॉइंट सबसे बेस्ट हैं, आपको इसको समझना होगा, याद करना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 3 नंबर, जिसका नाम है रैखिक समीकरण। अब जब हम ये दोनों जान जाते हैं उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, रैखिक समीकरण। अब आप ये सोचोगे, सर हमें तो द्विघात समीकरण से मतलब है, रैखिक समीकरण क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इस द्विघात समीकरण को समझने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, वह समीकरण जिसके चर का घात केवल 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है वैसा समीकरण जिसके चर का घात, यानी चर का घात मतलब पावर, चर का पावर कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, तो समीकरण मतलब बीच में तो आपको पता है बराबर का चिन्ह होना चाहिए। देखिए 2x है ना, और यहाँ पे हमने +1 कर दिया, अब बराबर देखिए क्या दे दिया, यहाँ पे हमने 12 दे दिया। अभी एक ऐसा समीकरण है देखिए जिसमें चर कितने हैं, तो चर तो यहाँ पे एक ही है, x है ना, एक चर है। अब एक चर है और देखिए इसका पावर, देखिए इस चर का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, और इसका पावर कितना है, तो किसी भी अचर पे पावर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल ABCD जिसके साथ होगा, मतलब जो चर होगा उसी का घात देखना है। तो चर का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए कहेंगे इसे रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं, एक और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 3y = 12। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा अचर है और ये हमारा क्या है, चर है। तो चर वाले पे पावर कितना है, 1, इसलिए हमारा क्या, ये रैखिक समीकरण है। देखिए, रैखिक का मतलब होता है 1 और समीकरण का मतलब कि पावर कितना होना चाहिए उसका, 1 होना चाहिए। चलिए
आपने रैखिक समीकरण समझ लिया। अब उसके बाद आपके पास जो नंबर है वो देखिए, वो है द्विघात समीकरण, जो कि आपके चैप्टर का नाम है और आपको इसे समझना होगा। आप देखिए, वह समीकरण जिसके चर का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब वैसा समीकरण जिसके चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ नोट्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। देखिए, क्या मुख्य बातें हैं द्विघात समीकरण की, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए क्या, समझिएगा, यहाँ पे दिए गए। देखिए, द्विघात समीकरण है ना, जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो द्विघात समीकरण की खास बात है कि वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। चलिए, अब 2 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, उसका अधिकतम घात जो होता है वो कितना होता है, 2। द्विघात समीकरण में उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, द्विघात समीकरण में पी एक्स बराबर 0 होता है। मतलब ये पूरा इसे हम जो है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या कहेंगे, पी एक्स कहेंगे, और ये किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसने कहा। अब देखिए, जो हमारे ऊपर कहा गया था कि वह समीकरण जिसके चर का घात कितना होता है, 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, समझिए, जिसके चर का घात 2 होना चाहिए, तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें घात कितना देंगे, 2 देंगे, यानी पावर कितना देंगे, 2। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया, x लिया, तो ये चर हो गया, और आगे लिया हमने 4, और ये लिया कितना, ये। तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये चर है और चर का घात कितना है, यहाँ पे तो 1 है, और इसने कहा था कि भाई घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर कितना लगाएंगे, 2। अब जैसे ही चर पे पावर कितना आ गया, 2, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा बन के आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और देखिए, और याद रखिएगा, द्विघात समीकरण इस रूप का होता है। अब आप ये सोचेंगे तो ये वाला तो इस रूप का है ही नहीं, क्योंकि देखिए ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0 तो है ही नहीं। तो देखिए, हम इसी को कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये 2x² हो गया, और ये प्लस 4 का 4 हो गया, और ये बराबर के उस साइड है, उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे कहा था ax², मतलब x² के पहले कोई गुणांक होना चाहिए। देखिए, x² के पहले कोई गुणांक है, चलिए, प्लस भी है, आगे कह रहा है कि x के पहले कोई गुणांक, तो x के पहले कोई गुणांक, हाँ, तो देखिए यहाँ पे x होता है। ठीक है, ये छूट गया। अब देखिए, तो यहाँ पे कहा था, क्या कहा था कि x के पहले कोई गुणांक, तो x के पहले कोई गुणांक है ना, यहाँ पे x के पहले कितना गुणांक है, 4 है। अब देखिए, फिर कह रहे हैं c मतलब कोई भी उसके साथ ABCD का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ABCD कोई गुणांक नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण का एक और खास बात है कि यहाँ पे x² होता है तो यहाँ पे x होता है, और यहाँ पे अगर y² होगा तो यहाँ पे y होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। सबसे बड़ी बात है कि ax² प्लस bx बराबर c प्लस c बराबर 0 आएगा, तभी वह द्विघात समीकरण होगा, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 5x, है ना, अब प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण के रूप का क्या कहता है कि पावर कम से कम 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 चर हैं, इसमें से किसी भी पावर 2 नहीं है, तो ये हमारा अभी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस पे या इस पे क्या करेंगे, पावर 2 रहेगा, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए, अब जो दिए हमने एग्जाम्पल लिए, तो ये हमारा पूरा द्विघात समीकरण हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे a हो जाएगा, ये ax² ये प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। देखिए, ax² के पहले कोई हमारा होना चाहिए अचर, तो देखिए यहाँ पे x² के पहले क्या हमारा एक अचर है, फिर x के पहले अचर है, फिर ये c है, और फिर बराबर 0। यानी आपको समझना होगा कि कोई भी x² का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, है ना, द्विघात समीकरण में, और जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और जो अचर होता है जिसमें ABCD कोई भी गुणांक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो ये a और ये b, ये c, ये कोई भी अचर संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, अब इतना आपको समझ में आया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है, देखिए 5 नंबर पॉइंट है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। कहने का मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, जब किसी द्विघात समीकरण का घात घटते क्रम में रहता है तो उसे
उस समीकरण का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए, मानक रूप जो होगा वो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, यानी द्विघात समीकरण के रूप का होगा। तो द्विघात समीकरण कैसे होता है, देखिए पहले बड़ा पावर होता है, फिर यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे कितना पावर है, 1 पावर है, फिर यहाँ पे कितना पावर है, 0 पावर है। तो देखिए 2, 1 और 0 ये पावर घटते क्रम में है ना, तो घटते क्रम में है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मानक रूप। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको कहे कि किसी समीकरण का मानक रूप लिखें तो उसे आप इस रूप में ला दें तो अपने आप मानक रूप में हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमें समीकरण दिया गया है और कहा गया कि इसका मानक रूप लिखें, तो इसका मानक रूप क्या होगा, देखिएगा मानक रूप हमको पता है कैसे होता है। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहले तो ax² रहना चाहिए, यानी ax² वाला पहले रहना चाहिए, स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे स्क्वायर तो बीच में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए मानक रूप ये x² हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि bx x का गुणांक होना चाहिए, तो x का गुणांक इसमें ये तो नहीं है, ये वाला है, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, और ये प्लस में है ना, तो प्लस, फिर कह रहे प्लस c, अब c तो बराबर को उधर है, अभी आप क्या करें इसे, देखिए ये बराबर को उधर है, इसको इधर लेके आए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब बराबर बचा कितना उधर, वो 0 बचा, तो ये आपका प्लस c हो गया। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे तो माइनस आया, तो उस रूप का नहीं हुआ, तो प्लस और माइनस से आपका कोई लेन देन नहीं है, आपको बस उस रूप का होना चाहिए। अब बराबर 0 का 0, तो ये हमारा मानक रूप हो गया, दैट इज आंसर। अब हमारे पास जो है सबसे बेस्ट टॉपिक है जिसका नाम है मूल ज्ञात करने की विधियाँ, और ये 6 नंबर याद रखिएगा। आप अगर इसको पूरा समझ पाएँ तो आपका पूरा चैप्टर देखिए 4.1, 4.2 और 4.3 टोटल ख़त्म हो जाएगा इतना ही समझने से। लेकिन शर्तें हैं कि आपको इसको पूरे अच्छे ढंग से समझना होगा। जैसे समझिए, देखिए क्या दिया है, मूल ज्ञात करने की विधियाँ, मतलब मूल हम कितनी विधियाँ से ज्ञात कर सकते हैं, जो मूल ज्ञात करना है हमें, तो उसको कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए मुख्य 3 विधियाँ हैं, मतलब मूल ज्ञात करने के लिए मुख्य 3 विधि होती हैं। अब 3 विधि होती हैं, पहला विधि कौन सा होता है, तो पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, जो कि ये बच्चे क्लास में सिखाए थे बच्चों को गुणनखंड कैसे निकालना है, वो आपको सिखाया था। गुणनखंड निकाल के उसका शून्यांक निकाल देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, हमारा होता है क्या, उसका मूल निकल जाता है। ठीक है, मूल्य का मतलब शून्यांक ही होता है, तो खैर हम शून्यांक निकाले या मूल निकाले बात बराबर है। चलिए अब दूसरा देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम निकाल सकते हैं मूल या फिर शून्यांक निकाल सकते हैं। फिर मूल विधि या द्विघात सूत्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं या फिर शून्यांक निकाल सकते हैं। अब कहने का अर्थ है ये तो केवल विधि की नाम है, अब ये कैसे बनते हैं, कैसे गुणनखंड विधि से बनता है, कैसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनता है, और कैसे मूल विधि या द्विघात सूत्र से अब मूल ज्ञात किया जाता है, इसकी हर कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि केवल मैं इस मूल ज्ञात करने के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, कैसे मूल ज्ञात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, कैसे मूल ज्ञात करते हैं द्विघात सूत्र से। इन तीनों पे मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए मैं उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। अब चलिए, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको इसके बारे में केवल मैंने बता दिया कि कितनी विधियाँ हैं और वो कौन कौन सी विधियाँ पढ़नी है, तो ये आपको 3 विधियाँ इसमें पढ़नी है। चलिए अब अगला जो है ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको पूरे चैप्टर में जब बनाओगे, और 4.3 बनाओगे तो ज़्यादातर इसका बताएं आपको कि 80% आपका इसी का उपयोग होगा, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझें और इसे बनाने के लिए कोशिश करिएगा। पहले इसको समझ लीजिए पूरे प्रॉपर तरीके से। देखिए, मूलों का अस्तित्व, क्या टॉपिक का नाम है, मूलों का अस्तित्व। कहने का मतलब ये क्या करें कि मूल का अस्तित्व होगा या मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब मूल का अस्तित्व होगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मूलों के अस्तित्व या प्रकृति, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए पहला क्या है, यदि d का मान 0 से कम हो, देखिए ध्यान समझिएगा, d का मान, यदि d का मान 0 से कम हो यानी 0 से कम आए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी उसका मूल होता ही नहीं है। ठीक है, यानी उसका मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि
डी का मान अगर जीरो से कम आ जाए, जीरो से कम मतलब ये मान लीजिए जीरो है, और जीरो के आगे 1 2 3 4 5 होता है प्लस में, और जीरो के इधर क्या होता है -1 -2, यानी कोई भी अगर हम बनाएंगे और डी का मान माइनस में आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसका मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि उसका मूल होता ही नहीं है। अब देखिए डी क्या होता है, डी क्या होता है, तो डी जो होता है b² - 4ac, यानी डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, मतलब डी निकालने का मतलब ये है कि हम ये निकालेंगे b² - 4ac निकालेंगे। ठीक है, जब हम b² - 4ac निकालेंगे और इसका मान कितना है, वो जीरो से क्या है कम है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 2 नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि डी का मान जीरो के बराबर हो तो उनके दो मूल वास्तविक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम डी का मान निकालेंगे, डी का मान मतलब b² - 4ac ज्ञात करेंगे ये वाला, तो इसका मान कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया तो जीरो से तो छोटा नहीं है, जीरो के बराबर हो गया। जब जीरो के बराबर आएगा तो उसका अस्तित्व होगा और वो वास्तविक होगा। ठीक है, उसके मूल, दो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो वो उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है और उसका अस्तित्व है। ठीक है, चलिए अब 3 पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या, यदि डी का मान जो है जीरो से बड़ा आए, मतलब जीरो से बड़ा आए तो क्या होता है, उसके दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जीरो से बड़ा मतलब जीरो हो गया, और जीरो से बड़ा मतलब केवल प्लस में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा प्लस में आना चाहिए, आगे तक पूरा कंटिन्यू चलते जाइए। तो ये डी का मान क्या आना चाहिए, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब सभी प्लस में आना चाहिए। तो अगर डी का मान आप निकालते हो, डी का मान निकालते हो और वो प्लस में आता है तो उसका अस्तित्व होगा। देखिए समझिए, यदि डी का मान मतलब ये b² - 4ac, जब आप ये ज्ञात करेंगे b² - 4ac और वो कितना आ जाए, वो देखिए जीरो से बड़ा आए, जीरो से बड़ा आए। अब देखिए जीरो से बड़ा मतलब मैंने आपको बताया है कि जीरो ये हो गया, और इधर तो माइनस में होता है, जितना भी इधर चल जाए, और इधर क्या होता है प्लस में होता है, तो प्लस वाला होना चाहिए हमें, जीरो से बड़ा मतलब प्लस वाला होना चाहिए, सारे प्लस में आंसर आए। तो कभी भी अगर आप b² - 4ac निकालते हैं उसका मान अगर आपके पास प्लस में है तो उसका अस्तित्व होगा, और वो अस्तित्व कैसा होगा, वो जो उसकी मूल निकल सकते हैं, और उसका मूल कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे, अगर किसी का अस्तित्व है तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अन्यथा आप अगर उसका जब डी निकालते हो और उसका मान जीरो से कम आता है, यानी उसका अस्तित्व नहीं होता है, तब आपका मूल वास्तविक नहीं होगा। समझे, चलिए तो आपको ये बताना पड़ता है कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति ये होती है, और अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, इसके लिए आपको 3 चीज़ देखने पड़ते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था कि डी का मान अगर जीरो से क्या है, छोटा है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। डी का मान जीरो के बराबर है तो उसका अस्तित्व होगा, और डी का मान जो है जीरो से बड़ा है तो वास्तविक, मतलब उसका अस्तित्व होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको तीनों बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसके लिए इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आपको जब आप चैप्टर बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि आप नोट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं क्या, इससे क्या फ़ायदा है, हम तो डायरेक्ट प्रश्नावली बनाएंगे, 4.1 बनाएंगे। जब आप 4.1 बनाएंगे, 4.2 बनाएंगे, 4.3 बनाएंगे, उसमें सारी बेसिक कॉन्सेप्ट रहती हैं जो ये मैं बता रहा हूँ। ये जब तक आपको नहीं आएगा तो आप चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसे आप याद कर ले, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये लास्ट पॉइंट में रख रहा हूँ, और ये लास्ट पॉइंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए क्या, क्योंकि ये आपको बहुत काम करने वाला है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि मूल ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। देखिए तो सूत्र होते हैं, और सूत्र वैसे तो एक ही होता है, यही मेरा काम आने वाला है हमेशा। आप जितना चाहो यही काम आएगा, किसी में भी, सब में ये काम आएगा, सब में काम आएगा। लेकिन कहने का थोड़ा सा देखिए, ये 2 सूत्र मैंने क्यों लिखा है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए द्विघात सूत्र, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। जब हम मूल ज्ञात करते हैं तो द्विघात सूत्र से ज्ञात करते हैं। इसमें यही एगो सूत्र लगता है मूल ज्ञात करने के लिए, याद रखिएगा। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहते हैं कि मूल विधि द्वारा आप मूल ज्ञात करें, यानी कि मूल सूत्र इसे कह सकते हैं, मूल विधि कह सकते हैं इसे। तो इसे मूल विधि कहें या फिर द्विघात सूत्र कहें, ये दोनों एक ही हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि मूल विधि द्वारा आप क्या करें, मूल ज्ञात करें, या फिर द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करें, आपसे ये बोला जाएगा। तो जब आपको बोला जाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र से क्या ज्ञात होता है, तो जब द्विघात सूत्र लगाते हैं तो उससे हमें x का मान मिलता है। x का मान मतलब शून्यांक, 2 शून्यांक मिल जाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, -b +- √√2
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है, नहीं याद होता है, तो मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे देखिए, आप इसका x है ना, x का देखिए कैसे फॉर्मूला हो सकता है, माइनस बी, ठीक है, और ये प्लस माइनस का वैसे ही का वैसे, और रूट अंडर है ना, रूट अंडर डी कर दीजिए, डी और बटा में क्या कर दीजिए 2a। अब यहाँ से आपको ये पूरा क्लियर याद हो गया, ठीक है, और याद रखिएगा ये वाला। अब आपको देखिए ये सूत्र हो गया, यही सूत्र ये सूत्र में बदल गया, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इस डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो डी होता है ना, वो डी का फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा। तो ये आप ये बाद में अप्लाई कर देंगे बीच में जब याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो खैर ये याद करने का ट्रिक है, आप या तो डायरेक्ट ये याद कर ले तो अच्छा होगा, नहीं तो आप ये याद रखें और उसमें डी का मान रख दें। चलिए तो ये हमारा द्विघात सूत्र था, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाए 0, मतलब डी का मान किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर। तो अगर ये डी का मान है और ये 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, देखिए x का शून्यांक जो होगा वो इस रूप का होगा, यानी जो आप शून्यांक निकालते हैं वो इसी रूप का होबे करेगा, इससे ज़्यादा ये भी नहीं करेगा। आप ये सूत्र लगा दे, आपका एक शून्यांक निकलेगा और दोनों शून्यांक वही होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाए 0। तो आपको मान लीजिए कोई भी प्रश्न दे, आप उसमें ये सूत्र लगा दीजिए और देखिए कि अगर वो 0 के बराबर आ गया तो ये क्या होगा हमारा, ये सूत्र लगा के उसको शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि डी का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा और तो आए तो क्या होता है कि x का मान जो है, अब जब निकालते हो शून्यांक यानी मूल निकालते हो, ये मूल भी कह सकते हो शून्यांक भी कह सकते हैं, तो मूल जब निकालते हो तो उसका आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया और ये शॉर्टकट सूत्र है। ऐसा नहीं है कि आप इसी पे बनाएंगे तो बनेगा, आप अगर ये कुछ भी कॉन्सेप्ट हो आप ये सूत्र लगाइएगा डायरेक्ट वो बन जाएगा, लेकिन कहने का मतलब इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत है जब छोटा आ जाए। तो देखिए जब ये 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे तब आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, और नहीं अगर नहीं याद होते हैं ये दोनों पॉइंट तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं मूल ज्ञात करने के लिए, उससे मूल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इससे तो सभी निकल सकते हैं, और ये इनका एक कंडीशन है कि जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, यानी कि डी का मान 0 रहेगा तभी ये सूत्र लगा सकते हैं, और ये जो 0 से छोटा रहेगा तभी ये सूत्र लगा सकते हैं। तो इसका तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जब भी आपसे कहे कि मूल विधि द्वारा मूल ज्ञात करें तभी सूत्र लगा दे, डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका तो मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में, तो इसको आप छोड़ दें, इन दोनों का आप देख ले थोड़ा। देखिए इनका एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए कि हमें प्रश्न दिया गया, हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा, देखिए हम समझिए यहाँ पे कि 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, हमें इसको क्या करना है, इसका हमें मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है ना। देखते हैं अब जब हम मूल ज्ञात करना है तो देखिए सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मूल विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो द्विघात सूत्र चाहिए। अब द्विघात सूत्र के लिए देखिए यहाँ पे तो ये बड़ा सूत्र है, तो अगर आप ये भी लगाते तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा हम आसान देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इनसे क्या ये इन दोनों फॉर्मूला पे बन सकता है क्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डी निकालेंगे, है ना। तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो डी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी कहाँ से आएगा, देखिए समझिएगा, जो भी आपको द्विघात समीकरण देगा उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, और जो भी आपको ये समीकरण देगा उसमें एक्स का गुणांक बी होता है, और जो जिसमें ए बी सी डी का कोई भी गुणांक नहीं रहता है उसे हम सी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको ये मिल गया ए बी सी, और एक और ख़ास बात, सभी ए बी सी बराबर के आपको इधर लेफ्ट साइड रहना चाहिए, याद रखिएगा, मतलब बाएं तरफ रहना चाहिए सभी तीनों, ये भी बाएं तरफ, ये भी बाएं तरफ, ये भी बाएं तरफ, तीनों बाएं तरफ। अगर नहीं हो तो आप पहले बाएं तरफ कर लें, चलिए उसके बाद बनाएं। अब देखिए ये डी का डी हो गया, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4 है, और यहाँ पे 4 लिख के हम उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, आगे क्या है -4, और ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए अब देखिए बनाते हैं इसे, 4 चौका 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, घटाएंगे कितना आएगा जी, जब हम 16 में से 16 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखा आपने यहाँ पे डी का मान क्या आ गया 0 आ गया ना, तो जब डी का मान 0 आ गया तब क्या करेंगे, देखिए
इसने क्या कहा था कि यदि डी का यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना 0 आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे शून्यांक के लिए। इसलिए अब मूल हमें ज्ञात करना था, तो मूल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मूल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या बताएं, तो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या है, माइनस बी बट्टा में 2a। अब देखिए बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, अब b का मान तो हमारे प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। हमारा प्रश्न कहाँ पे है, ये हमारा प्रश्न है, इसमें b का मान कितना है 4 है, तो b का मान 4 हो गया बटा में 2, और a का मान, तो a का मान कितना है इसमें देखिए 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -4 का 4 और ये गुना का कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी जो हमारा मूल है वो कितना आया 1 आया, और ये माइनस है तो माइनस, ठीक। अब देखिए, तो अब आप ये सोचेंगे कि मूल तो 2 आंसर होता है, जी बिल्कुल 2 आंसर होगा, तो आपका मूल जो हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, दोनों एक ही होगा, सेम मूल होगा, ठीक है, बराबर मूल होंगे। देखिए तो मूल आपका क्या हो जाएगा, x का मान 2 को आएगा, कौन कौन, -1 -1, दैट इज आंसर, ठीक है, क्योंकि मूल हमेशा 2 आते हैं। चलिए तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।